ये पूर्व जिला पार्षद कुमार सिंह, ये राजेश कुमार, ये बसपा जिला रमेश झा अवकाश प्राप्त है। और इधर को हमने यहाँ आमंत्रित किया है। जो हमारे यहाँ के होते हुए भी हम लोग इनसे डायरेक्ट नहीं थे, लेकिन अब हम लोग और ज़्यादा प्रगाढ़ संबंध हम लोगों का होगा। इनका परिचय मैं करवा दूँ। ये माधवानंद जी हैं, राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि गृह मंत्री जी अमित शाह जी से उपेंद्र कुशवाहा जी की परसों उसमें संजय जायसवाल जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और माधवानंद जी, 3 लोग वहाँ थे। और वही माधवानंद जी हैं। ये हम लोगों को बड़ा आनंदित होता है ये जान के कि हमारे यहाँ के लोग इतने ऊपर हैं, लेकिन हम लोग मतलब बहुत परिचित, बहुत घनिष्ठ नहीं हो पाए थे। ये हम लोगों की विडम्बना है, लेकिन अब समय हम लोगों के अनुकूल हो गया है। अब हम जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग इनके साथ मिलके। और हम लोग आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम लोग एक अच्छे जनप्रतिनिधि को ऊपर हम लोग भेजेंगे। ये विश्वास मुझे है और मैं समझता हूँ कि यहाँ उपस्थित सब लोगों को ये विश्वास है और हम सब लोग साथ हैं। दवा एसोसिएशन के सेक्रेटरी से आग्रह है, गब्बर जी से। सबल जी नहीं, अरे हम तो आप सब लोग हो गए तो हम नीलू जी से आग्रह है और तेरे भाई के सभी किया। और मेरे सौभाग्य की बात है कि आज आप सब लोगों से जो है विभिन्न क्षेत्रों से सब लोग आए हुए हैं और छोटे से जगह पे हम सब लोग मिलने का मौका मिला। सबको पता है कि हम लोगों ने 2020-21 में पहले जो हमारी पार्टी थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, लेकिन विधानसभा के रिजल्ट के बाद जो परिस्थितियां बनी, परिस्थितियां सबको पता है क्या रिजल्ट आया। आदरणीय नीतीश कुमार जी भी काफ़ी कमज़ोर हो गए, सबको पता है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं व्यक्तिगत रूप से, कि बहुत व्यक्तिगत संबंध है। और जब जब मुझे आवश्यकता पड़ी, राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन जब जब मुझे आवश्यकता पड़ी और जब भी मुझे फ़ोन पे वार्ता करने की आवश्यकता पड़ी, तब तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुझे स्नेह और प्यार मिला। तो उस चीज़ को राजनीति में नहीं भूलना चाहिए। राजनीति में शिष्टाचार जो है वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए। चाहे विचारधारा की लड़ाई एक अलग चीज़ है, लेकिन शिष्टाचार जो है हमेशा होनी चाहिए। जब विधानसभा का रिजल्ट आया, हम सब लोगों ने देखा और हम लोगों को एहसास हुआ कि अब वक्त आ गया है, समय की मांग है। विचारधारा तो एक ही है लगभग, और पहले भी जो हम लोग अलग हुए थे तो जनता दल यूनाइटेड से ही अलग होकर हम लोगों ने अपनी पार्टी का निर्माण किया। मंत्री जी भी इस बात को महसूस किए कि अगर सब लोग एक साथ हो जाएं तो जितने समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और जो हम लोगों की जो है सोच है, वो सोच और भी मजबूत होगी। पहल निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी की भी तरफ से हुआ था। कुछ पहल जो है व्यक्तिगत रूप से विधानसभा चुनाव से पहले मेरे तरफ से भी हुआ था, जहां गठबंधन की भी बात थी। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का था कि विलय कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम सब लोग स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। किसी कारणवश विधानसभा में गठबंधन तो नहीं हो पाया और हम लोग फट फ्रंट बना के चुनाव लड़े। लेकिन चुनाव के बाद परिस्थितियां ऐसी बनी जहां हम सब लोगों को एहसास हुआ, महसूस हुआ कि हम लोग सब एक साथ हो जाए। और हम लोगों ने अपनी पार्टी जो है आदरणीय उपस्थिति में हम लोगों ने अपने पार्टी का मर्जर किया। और मर्जर के बाद जिस आशा और विश्वास के साथ
जनता दल यूनाइटेड में हम लोग गए थे, कहीं ना कहीं वो आशा निराशा में तब्दील हो गई। आशा ये थी कि हम लोग के जितने भी कार्यकर्ता का मान सम्मान, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ काम अपने पहले कार्यकाल में किया है, दूसरे कार्यकाल में भी कुछ अच्छे काम हुए, उस कार्यकाल को और आगे बढ़ाया जाए, उस योजनाओं को और आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जब 1 साल 1.5 साल हुए तो हम लोग को महसूस हुआ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी अब उस राह पे नहीं चलने वाले हैं जिस राह पे वो पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल में चला करते थे। कहीं ना कहीं जो उनकी सराउंडिंग्स है, जो आसपास के जो इर्द गिर्द लोग हैं, जिसको हम लोग अपने शब्दों में किचन कैबिनेट में कहता हूँ, कहीं ना कहीं उनको जो है दिग्भ्रमित करने का काम जो है किया। और कुछ एज का भी, उम्र का भी तकाजा होता है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी अब उम्र हुआ और उम्र के कारण भी बहुत सारी परेशानियां जो है उनको हो रही है। ये सबको पता है। आए दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी क्या क्या बोल देते हैं उनको खुद पता नहीं होता है। जिन शब्दों का जिक्र नहीं करना चाहिए, कई बार विधानसभा में कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नहीं मानना चाहिए किसी को, लेकिन स्वाभाविक है, उम्र का तकाजा है। उम्र में, इस उम्र में हम सबको भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस रूप में परेशान हैं। बात वहाँ तक भी ठीक थी, लेकिन जब मैं भी राष्ट्रीय परिषद का सदस्य रहा हूँ जनता दल यूनाइटेड का, राष्ट्रीय परिषद के जो सदस्य होते हैं चुनाव आयोग में, उसमें 22 या 24 लोग ही परमानेंट सदस्य होते हैं। तो उस में से मैं भी एक था। तो पहले भी मौका मिलता था आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करने का, मिलने का। कई बार जो है विचारधारा से अलग हटके भी मैं मिला करता था। लेकिन जिस रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अचानक से निर्णय ले लिया कि एनडीए छोड़कर महागठबंधन में सम्मिलित होना है, यहाँ तक भी हम लोगों ने बर्दाश्त कर लिया। हम लोगों को लगा कि ठीक है, गठबंधन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बदला है, बदलाव किया है, ये भी सही है। लेकिन बात वहाँ से बिगड़नी स्टार्ट हुई जब उन्होंने यह सार्वजनिक रूप से कह दिया कि तेजस्वी के नेतृत्व में जो है 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। वास्तविक बात यह भी नहीं थी कि 2025, वास्तविक बात डील यह हुई थी, क्योंकि मैं भी राष्ट्रीय परिषद का सदस्य रहा हूँ, कि तेजस्वी जी की ताजपोशी जो है 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले हो जानी है। यह डील थी जो है। जब हम लोगों ने यह डील की बात करने लगी और आरजेडी की कई नेताओं ने, कई शीर्ष नेतृत्व ने, चाहे जगदानंद सिंह जी हो, शिवानंद तिवारी हो, और कई विधायक, सुधाकर शुक्ला भी, सब विधायक मंत्रीगण जब इस तरह की मांग जो है उठाने लगे, तो कहीं न कहीं जनता के मन में भी यह बैठ गया, जिन डील की बात हम लोग कह रहे हैं कि उस डील की पर्दाफाश होनी चाहिए कि आखिर जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी में किस तरह की डील हुई है, जनता जानना चाहती है। तो जब ये डील की बात हम लोग करने लगे तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी थोड़े से परेशान हो गए और उनको लगने लगा कि जो उन्होंने डील की है, यह डील अगर सार्वजनिक रूप से हो जाए, सार्वजनिक हो जाए, तो निश्चित रूप से उनकी जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक धीरे धीरे छिटकने का काम करेगा। इसी रूप में हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि पार्टी बची रहे। जनता दल यूनाइटेड को बनाने में लाखों कार्यकर्ताओं ने अपनी जान दी है। हम लोगों ने भी बहुत मेहनत की है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता ऐसे नहीं बढ़ी, लेकिन उस सारी लोकप्रियता को ताक पर रहकर, एक कहावत है कि अगर परिवार में उत्तराधिकार किसी को उत्तराधिकार से डिस्कस करके सदस्य में से होता है कि किसी का चुनाव करना, लेकिन जब उन्होंने यह ठान लिया सदस्य को न करके पड़ोसी के घर में जाके मैं उसको जो है, स्वाभाविक है यह हजम तो किसी को नहीं होना था। वास्तविक में भी जितने लोग हैं, सिर्फ जो सत्ता में बैठे हुए हैं, मंत्री हैं या विधायक हैं, सब लोग परेशान हैं नीतीश जी की इस कदम से। लेकिन स्वाभाविक है, मंत्री हैं तो जी की। और इस बात पे मोहर तो तब लग गई जब राष्ट्रीय जनता दल, राजद की जो है राष्ट्रीय, तेजस्वी भी मेरे अच्छे मित्र हैं, सबको जग जाहिर है। जब आप मेरे बारे में सर्च करेंगे तो मेरी तेजस्वी या चिराग सबके साथ घनिष्ठ लगाने का काम किया, तो हम लोग की बात और पुख्ता हो गई कि कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी का विलय होने के कगार पे है। तो इस बात को और पुष्टि मिली। फिर भी हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि जनता दल यूनाइटेड बची रहे। जनता दल यूनाइटेड में अच्छे लोग हैं, सब लोगों को साथ में लेके आम सहमति से निर्णय हो। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नहीं कहना चाहिए, उम्र के साथ साथ थोड़ा सा एरोगेंसी तो आ ही जाता है। आप किसी को लगातार 18-19 साल अगर सत्ता दे देंगे तो स्वाभाविक है थोड़ी सी एरोगेंसी तो आ जाती है, क्योंकि वो भी तो मनुष्य ही हैं, भगवान तो है नहीं। तो थोड़ी सी एरोगेंसी उनमें भी है। उनको लगता है कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ वही सही है,
बाकी जो लोग भी कह रहे हैं सब जो है बेकार की बातें हैं। और हम सब लोगों ने जज किया है कि हम सब लोग सुरक्षित महसूस अपने आप को करने लगे बिहार में, लेकिन एक बार पुनः जाके सत्ता की चाबी अगर आरजेडी में दे दें, आरजेडी का चाल चलन चरित्र तो सबको पता है, उनके वोट बैंक का कोई बुरा नहीं मानेंगे इसमें, क्योंकि आरजेडी के भी समर्थकों के तो उनका भी मैं दिल जीतने का सक्षम रखता हूँ, उनका भी मैं दिल जीत सकता हूँ, लेकिन उस सबको पता है आरजेडी का चाल चलन चरित्र उसी रूप में है। तो निश्चित रूप से परेशानियां जब हम राष्ट्रीय परिषद के मौका मिला उनके आवास पे जाने का तो अलग से भी कहे, लेकिन जब उनका एक ही होता था जवाब, आप लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, इनका एक ही जवाब होता था बीजेपी से मिले हुए हैं। तो बड़ी आश्चर्य होती थी कि जिस पार्टी को हम लोगों ने विलय कर दिया, जिस पार्टी को लोकसभा में 3 लोकसभा सीट 2014 2020 के विधानसभा चुनाव में 18 सीट ऐसे थे जहां जनता दल यूनाइटेड की हार हम लोगों के कारण हुई है, चाहे शाहबाद का इलाका हो, उधर का मगध का इलाका हो, तो उसमें जितनी भी जो जेडीयू की हार हुई हम लोग के कारण हार हुई, क्योंकि हम लोग की जो भी कैंडिडेट थे किसी को 40,000, किसी को 45,000, किसी को 25,000 इस रूप में वोट आया था। लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी इस चीज़ को अगर नहीं समझे तो अंततोगत्वा हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि अब वो समय आ गया है कि इस गठबंधन और इस पार्टी से हम लोगों को अलग होना है। और 20 फरवरी 2023 को हम लोगों ने नई पार्टी का गठन किया, राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन किया, और फिर हम लोग अपने राह पे संघर्ष के रास्ते पे जैसे निकल पड़े। संघर्ष के करना इतना आसान नहीं होता है। आप दिल्ली में तो बड़ा अच्छा लगता है एसी में बैठे रहें और वहाँ जो है अपना राजनीति करते रहें, लेकिन जो संघर्ष का जो रास्ता होता है वो कठिन होता है। लेकिन जो संघर्ष के रास्ते पे चलते हैं तो सफलता उसको मिलेगी ही मिलेगी, थोड़ा देर हो सकता है लेकिन मिलना ही है। हम लोग संघर्ष के रास्ते पे निकल चले और अपनी पार्टी बनाई। जिस रूप में पार्टी को समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, पार्टी बनाते ही हम लोगों ने लगभग 35-36 जिला का हम लोगों ने दौरा किया, एक नमन यात्रा के माध्यम से। जो भी महापुरुष हुए हैं विभिन्न जिला से जो बिलोंग करते हैं उनको जाके नमन किया जाए, और नमन के माध्यम से जनता से भी जैसे हम लोग मिले। तो जिस रूप में हम लोगों को जो एक्सपेक्टेशंस नहीं था, अनएक्सपेक्टेड मैं कहता हूँ उसको, जो लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है वो अभूतपूर्व है और विस्मरणीय मैं कह सकता हूँ। और लगातार हम लोग का कुनबा बढ़ते जा रहा है। निश्चित रूप से हम लोग जिस पार्टी और जिस गठबंधन को छोड़ के आए हैं, उस गठबंधन और उस पार्टी से तो हम लोग का कोई तालमेल होने नहीं जा रहा है। ये तो सबको पता है, मीडिया के लोग भी जानते हैं, मैं बोलूँ ना बोलूँ तो सबको पता है कि जिस गठबंधन को छोड़ के आए हैं उस गठबंधन में नहीं बनता है कि भाई किधर की तरफ हम लोग का रास्ता है। तो निश्चित रूप से रास्ता वही है जो आप लोग सोच रहे हैं। अब उस रास्ते में जो है कहीं कोई व्यवधान नहीं है, जितनी बातें जो है होनी थी वो सारी बातें जो है निश्चित रूप से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक बार नहीं कई बार बातचीत हुई है, और आने वाले वक्त में निश्चित रूप से जल्दी ही इसका जो है परिणाम भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां मधुबनी जिला के लोग नहीं पहुंचे हैं। जिला अभी भी अति पिछड़ा इलाका में ही आता है, और उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं। आप लोग भी अगर कारण में जाएंगे तो आप लोग को ही पता चलेगा, क्योंकि हम लोगों को जो कि विजनरी लीडर होता है उस विजनरी लीडर की अभाव रही। हम लोग जाति पाति धर्म मजहब संप्रदाय इक्वेशन पे चलते गए, और वही कारण हुआ कि क्षेत्र जो है सो पिछड़ा का पिछड़ा ही रह गया। और ऐसा भी नहीं है, यहाँ से मंत्री भी बने, देवेंद्र यादव जी मंत्री बने, चतुरानंदन मिश्र जैसे मंत्री हुआ करते 2 लोकसभा, लेकिन जिला तो मधुबनी ही है। हुकुमदेव बाबू जैसे मंत्री जैसे बने, तो कई मंत्री भी बने, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी बिहार सरकार में जो मंत्री हैं महासेठ जी, जो अभी उद्योग मंत्री हैं मधुबनी जिला से ही आते हैं, लेकिन उनको उद्योग के बारे में ABCD पूछ लीजिए तो उनको ABCD नहीं पता है। क्या होता है GDP ये भी पूछ लीजिए तो नहीं बता पाएंगे, बड़ी विडंबना है। तो हम लोग का क्षेत्र जो है अभी भी पिछड़ा का पिछड़ा ही रह गया। बहुत सारे संभावनाओं की कमी नहीं है, और जिस राह पे मैं था स्वाभाविक है ईश्वर की कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। आसान था कि राज्यसभा में चले जाते, MLC में चले जाते। MLC में लोग कैसे जाते हैं, राज्यसभा में कैसे जाते हैं, ये मैं क्या सबको पता है, उसमें तो कहीं कमी नहीं है मेरे में जो है। मैं भी चला जाता राज्यसभा में, MLC में चला जाता, कहीं से ऑफर आ जाता और ऑफर आते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी जो अपने क्षेत्र के प्रति जो लगाव है, पिछले बार 2019 में चंपारण से मैं चुनाव लड़ने के लिए गया था। सबको याद, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि चंपारण में मैंने 3 महीना कैंपेन किया था राधा मोहन बाबू के अगेंस्ट में। राधा मोहन बाबू उसमें कृषि मंत्री हुआ करते थे, लेकिन महसूस हुआ मुझे कि अगर इस बार अगर मौका मिले तो इस बार इधर उधर न भटकना है
अपने गृह क्षेत्र को ही देखना है। मेरा मकसद है, उस मकसद को मैं जानता हूँ। किसी को मौका मिले, 5 साल लंबा वक्त होता है, अगर इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो तो 5 साल में मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याओं का निदान किया जा सकता है, लेकिन वो इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। अगर 5 साल में अगर लगता है कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहे, या किसी भी चुने हुए सांसद या प्रतिनिधि का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहे, तो अगली बार उसको मौका मत दीजिए। वहाँ भी प्रतियोगिता की भावना लाइए। जिस तरह वो प्रतियोगिता जो है राजनीति में दिखानी चाहिए। राजनीति में भगवान मत किसी को बनाइए। जब भगवान आप बना देते हैं तो स्वाभाविक है भगवान को अपने आप को भगवान जब समझ लेंगे तो क्षेत्र की समस्याओं का निदान क्या करेंगे। अब एक नेता को हर दिन अगर 500 लोग प्रणाम करते करते तो उसको माइंड में सेट हो जाता है मैं तो भगवान हूँ। तो इस सब से बचने की आवश्यकता है। क्षेत्र के विकास पे फोकस करना मैं बहुत बड़ा फेवर हूँ। राइट टू रिकॉल 5 साल में विदिन 5 इयर्स भी होना चाहिए। अगर नहीं कोई परफॉर्म कर रहा है तो चुने हुए सांसद समस्याओं का निदान नहीं कर पा रहा है, होनी चाहिए व्यवस्था। किसी भी सांसद को बताया जाए तो अपने क्षेत्र के प्रति मेरा विजन है। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी, अरे लोग जो भी कहे, अगर आपके पास विजन है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास अपनी बातों का स्पष्टतापूर्वक अगर आप करते हैं, प्रधानमंत्री जी बिहार के लिए उनकी सोच बहुत अच्छी है और उन्होंने करके दिखाया है। अब अपना सांसद ही कुछ न बोल पाए, अभी जो वर्तमान में सांसद है मंडल में, अब मंडल जी को मुझे लगता है कि हम लोग के क्षेत्र में, घर के क्षेत्र में कुछ जानकारी ओबीसी ईबीसी इसमें हम लोग बट जाते हैं और वो चुनाव जीत के चले जाते हैं। इस बार भी बहुत उनको आशा होगी कि जनता चुनाव जिताकर उनको भेज देगी, तो हम लोग को थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है। इस बार अच्छा मौका है। मेरी व्यक्तिगत इच्छा है, मैं अगेन कह रहा हूँ, व्यक्तिगत इच्छा एक अलग इच्छा होती है, पार्टी गठबंधन की इच्छा अलग होती है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि अगर इस बार मौका मिले तो मैं जो है निश्चित रूप से झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से आप लोग का अगर आशीर्वाद रहे तो मुझे मौका जो है सो मिले। लेकिन यह मेरी व्यक्तिगत इच्छा है, क्योंकि मीडिया के लोग भी हैं यहाँ, तो व्यक्तिगत इच्छा एक अलग इच्छा होती है, गठबंधन और पार्टी का एक अलग निर्णय होता है, उसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है कि पार्टी सर्वोपरि है, गठबंधन सर्वोपरि है। लेकिन मुझे लगता है निश्चित रूप से जो है शीर्ष नेतृत्व भी इस चीज़ को देखने का काम करेंगे, चाहे बीजेपी के लोग भी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे गृह मंत्री जी हों, वो लोग भी ऐसे कैंडिडेट को जैसे हमेशा से तरजीह देने का काम किए हैं कि जो युवा हो, जिसके पास। मैं आश्वानित हूँ कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब तक कुछ हो नहीं जाता तब तक तो है कुछ कहा नहीं जा सकता उसमें। तो यही आप लोगों से आग्रह है कि इस बार हम सब लोग मिलें, एकजुट रहें, जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब से ऊपर उठ जाएं और सिर्फ एक मोटो होना चाहिए, क्षेत्र का विकास, सिर्फ विकास, डेवलपमेंट। युवाओं को कैसे रोजगार मिले। अब सरकारी क्षेत्र में तो कोई है ही नहीं, नौकरी ही नहीं है। देख ही रहे हैं कि शिक्षक लोगों की क्या हालात हैं अभी, जो है सब लोग को पता है। अब बीपीएससी के माध्यम से प्री शिक्षकों की भर्ती की बात हो रही है। उस बीपीएससी के बारे में पूरी दुनिया को पता है कि करप्शन का गढ़ है। लालू जी कमाए ही इसी माध्यम से कमाए हैं और उन्हीं के सुपुत्र जो है फिर से बीपीएससी के अंदर उन्होंने डाल दिया। तो बीपीएससी के बारे में तो सबको पता है कि एक एग्ज़ाम में कितने पेपर लीक होते हैं, पैसा कमाने का गढ़ बन चुका है। तो उन लोगों की नियति मंशा सही नहीं है, जिस रूप में बिहार को धकेलना चाह रहे हैं। और पढ़ाई लिखाई, जो पढ़े लिखे व्यक्ति और कम पढ़े लिखे व्यक्ति में तो अंतर होता है। जो पूरी दुनिया देख लिया हो और पूरी दुनिया का भ्रमण कर चुका हो, उस व्यक्ति की तुलना एक सामान्य व्यक्ति, तेजस्वी यादव मेरे अच्छे मित्र हो सकते हैं, लेकिन उनकी क्या कमियां हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, वो तो सबको पता है। पढ़ाई लिखाई से तो चाल चलन चरित्र बदलता ही है, संस्कार भी बदलता है। स्वाभाविक है, सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए हैं भाई, पिताजी माताजी सब उनके मुख्यमंत्री रहे हैं, खानदानी जैसे खानदान के रूप में बिजनेस व्यवसाय उन्होंने खड़ा कर दिया है। और परिवारवाद के तो कर्पूरी जी सबसे बड़े विरोधी थे। आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी पदार्पण इसी रूप में हुआ था कि परिवारवाद के अगेंस्ट में थे, लेकिन उसी परिवारवाद के सामने जाके नतमस्तक नीतीश जी हो गए। ये बिहार की जनता कैसे एक्सेप्ट कर ले? क्या आप 13 करोड़ की आबादी में सिर्फ तेजस्वी यादव जैसे मुख्यमंत्री के लायक हैं? ऐसा कोई मान नहीं सकता है। उनके अलावा कोई मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता है, ऐसा भी कोई नहीं मान सकता है। तो जिस परिवारवाद के अगेंस्ट में कर्पूरी जी, लोहिया जी, जिसको उनको मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, जितने समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, उनको ताक पे रखकर आप जो है उनको मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दिए। आप इतने असहाय, कमज़ोर, लाचार हो गए कि आपको घर में कोई नहीं मिला और तेजस्वी यादव सबसे ज़्यादा मेरिट वाले निकले हुआ हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की अब मनोदशा किस स्थिति में है। उनकी स्थिति पे तो दया भी आती है। बस चर्चा हुई और मैंने कहा कि नहीं आप इधर से ही होके जाए। तो चाहूँगा कि अगर
आए हुए किसी भी गण्यमान्य व्यक्ति को अगर कुछ कहना, मतलब एक तरह हम लोग बस ऐसे ही आपस में बैठे हैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी पार्टी की मीटिंग है अथवा कोई किसी तरह की बात है। मैं हम लोग जो मॉनिटरिंग में रहते हैं, ये इच्छा आमजन की है कि हमारे इधर से भी कोई प्रतिनिधि हो। बुद्धिजीवी लोग से सांसद विधायक नहीं बन सकते। नहीं, ये विषय नहीं है, विषय है कि हम चार हमारा मुख्य काम घरेलू हिंसा है, लेकिन साथ साथ हम लोग और भी मुद्दों पे काम करते हैं, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा है, सेवा है, माता पिता बहुत बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे बीच सभी गार्जियन ही बैठे हैं और ये हमारा सुबह में क्रांति के दौरान ये हमारे गार्जियन के संरक्षण है, उनके संरक्षण और उनके साथ में मैं यहाँ तक हूँ और अच्छा कर पाई। और मुझे आपके बारे में जानकारी नहीं थी ना, जो भी अभी मैं 2-3 सब सुनी हूँ और मैंने राकेश जी के काफ़ी अच्छा बदलाव होना चाहिए और जितना हम लोगों से होगा हम लोग तो मैं ये अब जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आप कब से राजनीति में सक्रिय हैं? आप बोलिए फिर मैं नहीं, ये जवाब दे देंगे तब मैं आगे कुछ और चीज़ बोलना है जो सर ने भी बोला कि पूरा परिचय मैं नहीं दे पाया। परिचय देना या तो आप मुझे 2 मिनट दे दो, मैं पूरा परिचय दे देता हूँ। अच्छा, पहले आप मधुबनी जिला में ही हुआ, पंचरत्न गांव है और एक मध्यम वर्गीय परिवार में जो है लालन पालन जो है हुआ। पिताजी और माताजी दोनों बिहार सरकार के लिए शिक्षक के रूप में काम किए। बहुत सारे लोग पारिवारिक मित्र हैं, लोग जानते हैं। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार में जो समस्याएं होती है, उस समस्याओं को हम लोगों ने भी देखा है, करीबी से देखा है। खेत होने, जमीन होने से कोई बहुत अमीर नहीं हो जाता है। आप लोग भी जानते हैं, उनसे खाना खा सकते हैं, अनाज उत्पादन हो सकता है, लेकिन उससे कोई अमीर हो जाए और बहुत पैसा वाला हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अमूमन ऐसा नहीं होता है। तो मध्यम वर्गीय परिवार में जितनी समस्याएं थी, उस समस्याओं को मैंने भी झेला है और बासोपट्टी हाई स्कूल से ही मैंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा भी पास की। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तभी बासोपट्टी हाई स्कूल से ही किया। अदरवाइज मैं भी पटना, हाजीपुर, कहीं दूसरी जगह से जैसे कर लेता। लेकिन जब मौका मिला, बड़ी मेहनत हम लोगों ने की और मेहनत करके इंटरमीडिएट हम लोगों ने मैंने पटना से किया, ग्रेजुएशन भी पटना से किया, इकोनॉमिक्स में रहा। लेकिन उसके बाद जो आम लोगों, आम माता पिता की जो इच्छा होती है, मेरे पिताजी की भी एक ही इच्छा थी कि चपरासियों का नौकरी एगो सरकारियों हो जाए हमारे बेटा के, तो हम खुश हो जाए। उनकी यही इच्छा थी, मैं वास्तविक रूप से बता रहा हूँ। क्योंकि सरकारी जॉब के प्रति जो लोगों का क्रेज था बिहार वासियों में, वो अभी भी अमूमन अभी भी है। लोग चाहते हैं कि संबंधी का कोई जरूरत नहीं है, लोग चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र में नौकरी हो जाए तो नौकरी जो है सेफ होता है, जीवन कट जाता है। और पिताजी की भी एक आम गार्जियन होने के नाते उनकी भी यही इच्छा थी कि मास्टरों हो जाए, चपरासियों हो जाए। लेकिन मैंने उनकी बात को नज़रअंदाज भी नहीं किया, लेकिन मेरी इच्छा कुछ और थी। यहाँ से दिल्ली गया, दिल्ली गए तो पिताजी बोले कि ना, पैसा नहीं देंगे। बोले लगता है कि बर्बादी के रास्ते पे जो है, कहा कि शिक्षक की तैयारी कीजिए, सरकारी SCS जो बहुत सारे जो होते हैं क्लर्क वगैरह की जो बैंक, उसकी तैयारी कीजिए। नहीं माने, कहे कि ना, हम लोग से उम्मीद मत रखिए, हम लोग आपको आर्थिक सहायता नहीं देंगे। और यह बोलने में भी कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार में सब समस्याएं आती है। लेकिन मैं भी विचलित नहीं हुआ, मैं दिल्ली निकल पड़ा। दिल्ली में मैं वहाँ ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अपने जितने बिहारवासी थे वहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। ये मैं बात बता रहा हूँ 2000 ईस्वी की बात बता रहा हूँ। और ट्यूशन पढ़ा के योग्यता थी, क्षमता थी, कोई दिक्कत नहीं, कठिनाई नहीं थी। इंग्लिश कमज़ोर थी, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक था। जो बिहार वासियों का होता है इंग्लिश के प्रति थोड़ा सा, हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े थे तो इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम में। ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया और उसके बाद मेरी उछल पड़ी। अच्छी खासी मेरी कमाई जो है 2000 ईस्वी में लगभग जो है, उस टाइम में भी मैं 10,000 रुपया जो ट्यूशन के माध्यम से पूरे दिन कमा लेता था। तो मेरा थोड़ी महत्वाकांक्षा मेरी बढ़ी, मेरी इच्छा हुई कि मैं अब MBA करूँ। भाई MBA करेंगे तो MBA तो करने के लिए 4 लाख 5 लाख, उस टाइम में भी अच्छे कॉलेज से। तो पिताजी से बातचीत हुई, पिताजी ने पुनः मना कर दिया कि ना, नहीं हो सकता है।
ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने फिर कैट की तैयारी की और कैट के माध्यम से मुझे 80% स्कॉलरशिप जो है मुझे MBA में मिल गया और 20% ही मुझे पेमेंट करने की आवश्यकता पड़ी। मैंने MBA इंटरनेशनल बिजनेस में किया और उसके बाद मुझे पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं भारत सरकार के लिए भी काम किया। भारत सरकार जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अधीन आता है, ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन एक तरह से सरकारी क्षेत्र माना जाता है। उसमें मैंने 4.5 साल 5 साल एज ए इकोनॉमिस्ट काम किया हुआ और उस दौरान मुझे 4.5 साल में ही लगभग मैं 34-35 कंट्री में ट्रैवल कर लिया। उस एज में लगभग ऐसा साउथ ईस्ट एशियन जैसे इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, जितने सारे कंट्रीज, ताइवान, चाइना, ये सारे कंट्रीज की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए मैं कई बार इन सारे कंट्री का दौरा किया, जिसमें उस समय कमलनाथ जी मंत्री थे, कॉमर्स मिनिस्टर थे, प्रतिभा पाटिल जी के साथ भी जाने का मिला, अगाथा संगमा थी, PS संगमा की बेटी थी, उस टाइम में सबसे यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रियन थी, तो सबके साथ जाने का मौका मिला और उस प्लेटफॉर्म को मैंने यूटिलाइज किया। तो स्वाभाविक है मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो हाई होते गया। जो कभी व्यक्ति कल्पना न किया हो कि मोटरसाइकिल हो जाए, यही कल्पना थी। और वो व्यक्ति अगर इतने सारे कंट्रीज में मैं भारत सरकार के तरफ से जाके इंडियन इकोनॉमी पे प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो आप स्वाभाविक है कि कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही जाएगा। वहाँ गया, उस नौकरी उस समय मेरी शादी भी नहीं हुई थी। पिताजी लोग की इच्छा थी कि अब अच्छे जगह पे व्यवस्थित तो हो गए हैं, तो अब इनको शादी हो जानी चाहिए। पुनः हम एक बार मैं उनको निराश किया। मैंने शादी ठीक कर दिए, लेकिन शादी ठीक होने के 10 दिन बाद ही मैं नौकरी से रिजाइन कर दिया। अब तो ये लोग परेशान हो गए, इतनी अच्छी नौकरी, सरकारी तरह नौकरी, इतने विदेश घूमने का मौका मिल रहा है, इतने सांसद सबके साथ घूमते हैं। मैंने कहा नहीं, अब वक्त आ गया है, सरकारी क्षेत्र को देख लीजिए, अब थोड़ा प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ा दें। उसकी भी आलोचना हुई, जो पारिवारिक आलोचनाएं होती है, आलोचनाएं हुई, लेकिन मैं उस आलोचना को एक हमेशा पॉजिटिव वे में लेता हूँ। कोई भी आलोचना मेरी करते हैं तो मैं उसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ। मैंने प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन किया, SR ग्रुप ज्वाइन किया। SR ग्रुप एक उसका पेट्रोकेमिकल्स पे रिफाइनरी, स्टील, पोर्ट, शिपिंग, लॉजिस्टिक, मिनरल्स, IT, बहुत मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट है। उसमें मैंने मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे मैंने ज्वाइन किया और अपने मेहनत के बल पे 8 साल में मैं नंबर 1 की पोजीशन पे पहुंच गया। 2017-16 आते थे, नंबर 1 की कुर्सी पे पहुंच गया। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया तो मेरी उस समय सैलरी फिक्की में 6,000 हुआ करता था, और जब मैं SR डिज़ाइन किया उस समय मेरी पैकेज एनुअल 5 करोड़ का था। आप अनुमान लगा सकते हैं, और सब पब्लिक डोमेन में है। ऐसा भी नहीं है कि कोई हवा बात है। कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाए कि कौन व्यक्ति कितना टैक्स पेमेंट करता है, उसी से अंदाजा लोगों को हो जाता है कि इस व्यक्ति की इनकम क्या है। लेकिन उसको भी मैंने ठोकर मारा। मुझे लगा कि अब हम तो पहुंच गए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। पैसा भाई, पैसा से तो पेट नहीं भरेगा, पैसा तो पैसा है, खाएंगे तो वही चावल दाल ही खाएंगे। अब इतना अनुभव हो गया। SR में रहते हुए भी मैं 35-40 कंट्री, वर्ल्ड की लगभग 70-75 कंट्री जाने का मुझे अभी तक जो है सो सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो स्वाभाविक है, जब व्यक्ति इतने घूम लेते हैं, इतना नॉलेज गेन कर लेते हैं, हर जगह की इकोनॉमी को आप देख लेते हैं कि छोटी छोटी सी जो कंट्री है इकोनॉमी, उसको कैसे ग्रो किया जा सकता है, तो एक मन में एक परसेप्शन और विजन तैयार हो जाता है। तो मेरा यही था कि नहीं, अब तो मैं तो पहुंच गया, अब लोगों के लिए कुछ किया जाए, युवाओं के लिए कुछ किया जाए। उसी टाइम में जो है उपेंद्र जी जो है केंद्र में मंत्री थे, HRD में मंत्री थे। मन में थी कि राजनीति ही एक ऐसा माध्यम है जहां आप जनता के लिए कुछ कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग अपने लेवल पे नौकरी कई लोगों को देते हैं, लेकिन वो मीडिया में आता भी है, नहीं भी आता, कोई ज़रूरत भी हम लोग को महसूस नहीं होता है। लेकिन जब तक आप सदन में नहीं पहुंचेंगे और जनता की आवाज़ को जो है सो आप बुलंदी नहीं देंगे, तब तक बहुत ज़्यादा आप करते भी तो उतना मायने जो है सो लोगों के नज़र में नहीं आता है। फिर मेरे पिताजी लोगों को मैंने निराश किया, उस नौकरी को भी मैंने त्याग दिया। अब जिसको 35-40 लाख पर मंथ सैलरी हो, आप अनुमान लगाइए आप कितना बड़ा त्याग मैं कहता हूँ। 35-40 लाख, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, और सब पब्लिक डोमेन में है, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। मैंने उस नौकरी को भी त्याग दिया और कहा कि नहीं, अब वक्त आ गया, अब जो है संघर्ष के रास्ते पर चलें। अपने युवा साथियों के लिए जो मेरा फर्ज है, जिस मिट्टी से मैं आया हूँ, उसके लिए कुछ करूँ। अगर मरूँ तो कम से कम 500 लोग भी याद रखें कि माधव आनंद भी जैसे क्षेत्र से हुआ। यही लालसा मिल रही है।
नहीं तो मैं जहाँ हूँ ओम प्रकाश जी मेरे से भी नहीं भी ऑफिस जाते हैं फिर भी 4 कंपनियां खड़ी रहती है हमेशा जो, क्योंकि नॉलेज की तो हमेशा जैसे कुछ होती है मांग होती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने संघर्ष का रास्ता चुना कि नहीं, अब जो है वक्त आ गया कि अपने लोगों के लिए अपने समाज